बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नॉवल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। आए पहला एपिसोड रीड करते हैं, फिर उस तो बाद आप एंड द कमेंट सेशन रखेंगे। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था। इसने मुड़कर देखना ज़रूरी ना समझा। वो देखे बगैर भी जान सकती थी कि आने वाला कौन तमीज़दार है। वो खामोशी से कपड़े धोती रही। वो तन फन करता इसके करीब से गुजरा, बरामदे में जाकर हाथ में पकड़ी फाइल मेज़ पर पटक दी। वो चुपचाप कपड़े खंगाल कर इन्हें तार पर फैलाने लगी। वो गिरे बार और तीनों के बटन खोलता किचन में चला गया। फिर इसे किचन से बटनों के खटपट की आवाज़ें आना शुरू हो गई। यकीनन वो बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो कपड़ों से फारिग हुई तो जहन में खिंची चारपाई पर से धुले कपड़े उठाने लगी। वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाला है। बरामदे में खड़ा होकर बोतल मुंह को लगा ली। पानी बैठकर पी ले। इसने बोतल बंद किए बगैर फ्रिज में रखी और बोला, खाना लाओ। उसे खशमगी निगाहों से घूरता हुक्म देता अंदर की जाने पड़ गया। एड्डी अकड़, कितने वहशी हो तुम समीर अली। इसने डूबते दिल के साथ खुले दरवाजे से खींच खांच कर शर्ट उतारते देखकर दिल में सोचा और किचन में चली गई। खाना जल्दी लाओ, इसके चीखने की आवाज़ आई। बस 1 मिनट, ये कहकर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कितने बदजायका चावल है, क्या पकाने का ढंग नहीं। जब वो कुछ ना बोली तो इसने से घूर कर देखा और ज़रा गुस्से से बोला, बहुत बदसलीका औरतें देखी पर तुमसे बढ़कर फोहड़ कोई नहीं आई। ना खाने का सलीका ना पकाने का, खुदा जाने कैसी औरत हो तुम। वो गुस्से से मुसलसल इसे घूरा था, लेकिन वो मुँह से इसकी चलती जुबान को मजीद चलने का हौसला बख्श रही थी। घर में कोई और शय खाने के लिए नहीं थी जो ये फजूल चीज़ मेरे सामने ले आई हो। बैठी रहो मुंह में घुघियाँ डालकर। मैं कुछ भी भौंकता हूँ तुम्हें इससे क्या सरोकार। वो बपर कर उठ खड़ा हुआ। मैं इसको ज़ोरदार ठुड्डा मारा तो चोट अपने पैर पर लगी। उई करके दोबारा से बैठ गया। बहुत चंगा है तेरे नाल। 2 मिनट हो गए, तड़फी जा रहा है, तड़फी जा रहा है, तड़फी जा रहा है। पानी का सारा जग गिर चुका था, साथ में शीशे का ग्लास भी गिर कर किरची किरची हो गया। हाय, आज मैंने भी बड़े ऑपरेटर्स तोड़ा है। मतलब मेरे से वो टूटा है। मयरिंग सिलेंडर था एक शीशे का ना, ओ मुझे पता नहीं चला। मैं ना पता नहीं क्या करने लगी थी आगे होके। मेरी जैकेट का कोना लगा, उसमें फ़ोन वगैरह पड़ा हुआ था तो वो लगा और ठार स्लैब ते डिग गया। जिधर ठा दी आवाज़ आई तो मैंने पता लगा है होया कि। फिर उसके बाद ना आज हमने कंडेंसर लेके आया लगाने के लिए। ओ भाई, हमने ना गिरा ना, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसमें फिक्स किया। फिक्स मैंने किया तो मेरी फ्रेंड पकड़ के उसको खड़ी हुई तो ओ भाई एक पोर्शन साढ़े हाथ च रह गया, एक थल्ले रह गया। ऊपर से वो लेके भी लैब अटेंडेंट का आए हुए थे। तो बस फिर जब लैब अटेंडेंट को जाकर बोला, कहता मैंने कहा भाई हमसे तो कुछ भी नहीं। कहता हुआ नहीं हुआ, मैंने आपको सही दिया, तोड़ा आप लोगों ने, बताओ किसका नाम लिखूं। मैं कहा अपना लिख लें या सर का लिख लें, हमारा क्या कसूर है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, आप भी ना बस। वो इसके पास बैठकर इसका पाँव सहलाने लगी। गुस्सा कंट्रोल करना सीखे समीर, अपने आप को काबू में रखा करे। वो इसके सेहतमंद सुर्ख और सफ़ेद वजूद से नजर चुराते हुए इसे नरमी से समझाने लगी। क्या करूं क्या करूं, ये दुनिया मुझे खा रही है। वो तब कर बोला जबकि अफसोस से देखने लगी। जानती हो जो बुढ़ा नसीम जुबैरी मुझसे बदतमीजी करने लगा। कहने लगा मैं काम पर तवज्जो नहीं करता, मेरे काम में लगन नहीं है। पूरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, बहुत ताकतवर। मैंने भी इसके सारे कसपल निकाल दी। तो क्या किया आपने? हाँ, मैंने इसका गिरेबान पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाए इसके चेहरे पर। 2-3 घूंसे भी जड़ दिए। वो तो स्टाफ के मेंबर्स ने इन्हें खींच लिया, वरना। वो दांत खचखचाने लगा, कहने लगा दफ़ा हो जाओ इधर से। मैंने आते हुए इसे खूब मज़ा चखाया। ये धमकी दे रहा था पुलिस की। ये तो तय था, ना तो वो कोई काम दिल से करता था ना तो वजह से। बस तनख्वाह की खातिर से ऑफिस में कुछ कोशिश महसूस होती थी, वो भी महीने के शुरू में, वरना बाद में तो ऑफिस के लिए एक बोझ ही होता था। आप क्यों जज्बाती हो जाते हैं समीर? अब ये भी नौकरी चाहती रही। इतने झटके से अपना पैर इसके हाथों से खींचा। नौकरी? तुम्हें नौकरी की पड़ी है? पैसे जाते हुए नजर आ रहे हो, जो मेरी इंसल्ट भी, इसकी तुम्हें परवाह नहीं। वाह इरसा वाह, तुम्हें शोहर की इंसल्ट का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ पैसों की पड़ी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा समीर, कहने तो यही जा रही थी ना तुम। वो चुप सी हो गई। वो शर्ट उठाकर बाहर चला गया। एवं तड़फी जा रहा है, तड़फी जा रहा है। कैसे इंसान हो तुम समीर अली, तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। मैं भी शायद पूरी ज़िंदगी ना तुम्हें समझ सकूं। मुड़कर प्लेटें उठाने लगी। डंगर इंसान है और कैसे इंसान है। मैं 2 मिनट ਦੇ समझ गई, 4 मिनट से समझ गई। ईर्षा इसकी दूर पर एक रिश्तेदार थी, यतीम थी, अपने चचा के घर में रहती थी। चचा के घर वालों का इसके साथ सलूक कोई अच्छा ना था। वही रवायती चच्ची हर काम में इसको घसीटती। ताने तिशने, गालियाँ, बकवास, मार कुटाई, सब कुछ इसे चचा के घर से मिला। खाला एक ही थी लेकिन बहुत करीब, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ मुश्किल गुजारा करी थी। खालू अकेले कमाने वाले थे, वहाँ जाकर इनकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी से हर चीज़ सह जाती। दूसरी खाला कब से वफात पा चुकी थी। इनके 2 बेटे और
बेटी भी छोटी खाली के सपुर्द थे, इसलिए वो इनकी जिम्मेदारी में नहीं आना चाहती थी। नजफ भाई की शादी थी, चचा का बड़ा बेटा, खानदान के सभी लोग शरीक हुए थे, जिनमें आलिया बेगम और इनका मगरूर बेटा समीर भी शामिल था। चाची ने हर काम इसके नाजुक कंधों पर डाल रखा था, ना दिन का चैन न रात का सुकून, बस फिरकी की तरह हर वक्त घूमती रहती। सर दर्द करने लगता, टांगें शल हो जाती, हाथ में पैर मजीद काम करने से आ रही, दिल अलग थका थका, दिमाग बिल्कुल माउफ, लेकिन इसे हर काम करना ज़रूर था, और हर काम था भी लाजमी। मेहमानों की देखभाल वो बुखलाई कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं घूमती रहती, पर चाची को उसका कोई ख्याल न था। आलिया बेगम जब मुसलसल 2 दिनों से इसे फिरकी की तरह घूमते देख रही थी, इन्होंने पकड़ कर इसे पास बिठा लिया। इतने काम क्यों करती हो पुत्र? इस अजरा की अपनी भी तो 4 बेटियां, वो क्यों नहीं करती? इनके मोहब्बत से कहने पर वो हौले से हंसती। खाला ये मेरी आदत है। ये कैसी आदत है? सच कहो, अजरा बेगम ने तुम्हें मासी समझ रखा है। इनके सच कहने पर इसकी आंखों में नमकीन पानी तैरने लगा, जो शायद आलिया बेगम ने तो ना देखा, लेकिन किसी और ने ज़रूर देख लिया। वो चाय लेकर नजफ भाई के कमरे में आई। चाय पकड़ाते पकड़ाते 2-3 बूंदे गर्म चाय की छलक कर नजफ के हाथ पर गिर गई। इसने कप छोड़ के एक जोरदार थप्पड़ इसे दे मारा। गरम गरम चाय इसके पैरों को झुलसा गई। इससे पहले वो सीधी होती, नजफ को आलिया बेगम का नक्शड़ा बेटा एक जोरदार तमाचा रसीद कर चुका था। चंगा होया। क्या समझते हो तुम सब? ये इंसान नहीं, जानवर है। नौकरों की तरह से काम करवाते हो। क्या नौकर है ये तुम्हारी? तुम कौन होते हो बोलने वाले? जवाब में इसने भी इसे घिर का। सभी लोग इनका शोर सुनकर इधर आगे, वो सहम कर पीछे हटकी। क्या हुआ? दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया गया। फिर किसी को ख्याल है कि जंग हुई किस बात पर थी? क्या हुआ था? किसी ने पूछा। वो तो चेहरा साफ करता, सांस बहाल करता एक तरफ बैठ गया। अलबत्ता नजफ ने सारा पोल खोल दिया कि इसकी हमदर्दी में इस पर झपटा था। आशिक है ना, भला अपनी महबूबा को काम करते देखकर ऐसे बर्दाश्त कर सकता था। ख्वाम का पंगा लेने बैठ गया। नजफ भाई बड़े दूर की घोड़ी लाए थे। बकवास करते हो तुम, वो चिल्लाई इतने घटिया इल्ज़ाम पर। वो तो इस लड़की को पहली बार देख रहा था, कजा के आशिक होने का इल्ज़ाम। वो इन पर एक बार फिर झपटने के लिए तैयार था। मारन वास्ते समीर साहब पहले सीन जो सन पता लग गया कि हर टाइम तैयार बकवास मैं करूँ या तू बता? क्या रिश्ता तेरा इस लड़की के साथ? इसकी खातिर तुझे आग क्यों लगी? मैं कह रहा हूँ बकवास बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगा, वो चिल्लाए। दरवाजे के साथ वो खड़ी थर थर कांप रही थी। इसकी ज़ात को निशाना बनाया जा रहा था, इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। इस शख्स के साथ जिसे शायद इसने गौर से भी ना देखा था। इसकी शख्सियत के परखचे उड़ाए जा रहे थे, बखिए उधेड़ रहे थे इसकी इज्जत के। वो अपने आप को किसी खाई में गिरता महसूस कर रही थी, जब इसे अपनी कलाई पर किसी मजबूत हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। इसने सर उठाकर देखा तो आंखों से गर्म सियाल मादा गिरता हुआ महसूस हुआ। ऐसा ही अपने कॉल का पक्का, इसकी इतनी इज्जत करता तो शादी कर ले इससे अभी इसी वक्त। नजफ ने ताना दिया, वैसे घूरता रहा। सारे लोगों की नजरें इसी पर थी। कुछ लम्हे इसने सोचा, फिर इसे खींचता हुआ बाहर लाया। सामने कुर्सी पर पटका और खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या हो रहा था, कौन क्या कह रहा था, वो कुछ नहीं जानती थी। इसके तमाम असाब शल हो चुके थे, इसकी हर हिस्स बेकार हो चुकी थी। ना वो कुछ देख रही थी, ना सुन रही थी, सिर्फ महसूस कर रही थी कि इसकी कलाई को किसी ने अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच रखा है। इसके तमाम हवास इसका साथ छोड़ चुके थे। वो नासमझी के आलम में लोगों को देख रही थी। होश तो इसे तब आया जब इसे पूछा गया, समीर अली वल्द अली मोहम्मद, तुम्हें कबूल है? वो ठिठक कर दाएं बाएं देखने लगी। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। कहो बेटी, कबूल है। वो खामोश रही। इससे दोबारा पूछा गया। इसने एक नज़र साथ खड़े तंजिया नजरों से मुस्कुराते नजफ को देखा और अस्पात ने सारी ला दिया। फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी। चचा गवाहों में शामिल थे। चची ने जाने की थी, नजफ भी जा चुका था। सब लोग आलिया बेगम इनके बेटे की तारीफें कर रहे थे, इन्हें दुआएं दे रहे थे, जिन्होंने किसी लालच के बगैर यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा। आलिया बेगम खुशी खुशी सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी, जैसे वो यहाँ नजफ की शादी पर नहीं बल्कि आई है समीर की शादी के लिए। चलो बेटा, आलिया बेगम ने इसे पकड़ कर उठाया। कहाँ? वो नासमझी से बोली। अपने घर। अपने घर? वो बड़बड़ाई। चची ने इसे साथ लगा लिया। खाला न जाने किस राह से आई थी, आती से साथ लगा कर रोने लगी। वो भी रो पड़ी। माँ के बाद इसने इन्हीं में तो ममता तलाश की थी। फिर न जाने कौन सी गाड़ी में वो इस घर पहुंची जो अपना घर था। तुम बैठो इधर, मैं 2 मिनट में आई। पड़ोस से फ़ोन करूंगी, सानिया सना को देखना, वो भी दौड़ी चली आएंगी। तुम घबराना नहीं, मैं बस आई। वैसे शहर में पड़ी चारपाई पर बिठाकर खुद न जाने कहाँ चलेगी। समीर किसी कहीं रास्ते में रुक गया था, इसलिए वो इस घर में वक्त अकेली थी। सानिया सना न जाने कौन है? वो आसमान पर निगाहें जमाए सोचने लगी। करीबी मस्जिद से असर की अजान की आवाज़ उभरी तो इसने बेख्तियार दुपट्टा सर पर फैला लिया। या अल्लाह, मेरे साथ बेहतर करना। सिर्फ यही दुआ थी जो बार बार मांगती रही। आलिया बेगम हंसते हुए वापस आई थी। इनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। आते इन्होंने डब्बा निकाला और सुर्ख रिबन खोल कर गुलाब जामुन निकाल के इसके मुंह में रख दिया। इधर तो मिठाई मेरी नहीं, अब पड़ोस के बच्चे को भगाया तो वो झट लिया। इन्होंने एक लड्डू खुद अपने मुंह में रख लिया और इसके बाद तीसरा भी वो जो देखती रह गई। ये लो, ये भी खाओ। इन्होंने रसगुल्ला इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने नफ़ी में सर ला दिया। मैंने नमाज़ पढ़नी है। क्यों नहीं मेरी बेटी, तुम वज़ू कर लो, मैं तुम्हारे लिए जाए नमाज़ निकालती हूँ। वज़ू कर चुकी तो इन्होंने कोने की तरफ इशारा किया। वो नमाज़ पढ़ने लगी। अपने लिए खैर की दुआ की। इसे खैर के सवा चाहिए भी क्या था। बाहर आई तो आलिया बेगम किचन में खड़ी नजर आई। वो इनके करीब चली गई। भूख लगी है ना? इन्होंने पूछा तो इनकार करने लगी। चल पगली, मैं क्या नहीं जानती कितने दिनों से तू भूखी है। वो इसे मोहब्बत से डांटने लगी तो इनको देखेगी। जल्दी में यही बना। इन्होंने कुछ सालों में गरम गरम 2 चपातियाँ इसके सामने रखी तो इनकी मोहब्बत पर रोने लगी। रोना नहीं, मेरी बेटी है तू, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। इन्होंने फ़ौरन से साथ लगा लिया। खाला? खाला नहीं, अम्मा। अगर समीर की अम्मा हो तो तुम्हारी भी अम्मा हो।
اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، محبت سے اس کے آنسو پہنچنے لگی۔ کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں باہر کو دوڑی، یقیناً وہی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، اماں کی آواز پر وہ کھانا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اسے ضمیر کا سامنا کرتے شرم آ رہی تھی، لیکن جب باہر آئی تو کوئی مرد نہیں بلکہ 2 لڑکیاں تھیں، ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 بچے۔ کہاں عرصہ؟ وہ لڑکیاں آتی پوچھنے لگی، پھر اسے دیکھتے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ آہا، یہ ہے ہماری بھابھی، ہائے کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت، بال کتنے پیارے ہیں۔ آپ ہی جلد دیکھیں کتنی نرم ہے اس کی، آپ تو کریمیں لگا لگا کر بھی ایسی جلد نہ کر سکے، اور ہانیہ آپی کی بھی ایسی نہیں ہے۔ عرصہ بیٹا، یہ ثانیہ اور ثنا دونوں ضمیر کی چھوٹی ہیں، لیکن تم سے بڑی ہیں۔ اماں کی بات کو ثانیہ نے کاٹا، رتبے میں بھی اور عمر میں بھی۔ ثنا کے کہنے پر سب ہنسنے لگی۔ اماں نے شاید فون پر ہی ساری باتیں انہیں سمجھا دی تھی، اس لیے وہ تفصیل میں نہیں جا رہی تھی۔ اماں میں عرصہ کی مہندی لگا دوں؟ ثنا نے پوچھا تو اماں مسکرا دی۔ ثانیہ دوڑ کر گئی اور آتے وقت اس کے ہاتھ میں مہندی کی کون تھی۔ دونوں بہنیں اس کی مہندی لگانے لگی، وہ نانا کرتی رہ گئی۔ دلہن خاموش بیٹھتی ہے۔ ثانیہ کے ڈپٹنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ برا مان گئی؟ ارے پگلی، میں تو ایسے کہہ رہی تھی، بول لے جتنا بولنا ہے۔ ثانیہ کو اس کی معصوم صورت پر ترس آ گیا، کیونکہ بعد میں تم نے تھوڑی بولنا ہے، بھائی تو اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ ثنا نے کہا تو ثانیہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ تو اس جذباتی انسان کو دیکھ کر پہلے ڈر گئی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ تمہیں پہلے بتا دیں وہ کتنے غصیلی ہیں۔ غصہ تو اس کا دیکھ ہی چکی تھی، اب تو ان کے بتانے پر مزید ڈر گئی۔ لیکن خیر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ بیوی کے سامنے تو کوئی شوہر نہیں بولتا، ہر کوئی تمہارے شوہر جیسا نہیں ہوتا۔ ثانیہ نے ثنا کو چھیڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ دونوں اس کی ڈری سہمی حالت کو انجوائے کر رہی تھی۔ عمیر بھائی تو پھر بھی ذرا نرم دل ہے، پر یہ سمیر، اللہ توبہ ہے۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، شاید کسی نے دل کو چھوا تھا۔ مما یہ کون ہے؟ ایک 3 سالہ بچہ جو ان تینوں کے پاس بیٹھا اشتیاق سے کبھی اسے دیکھتا کبھی اس کے مہدی کو، اب درمیان میں بول پڑا، یہ تمہاری ممانی ہے، سمیر ماموں کی بیوی۔ ماموں کی؟ بچے کی آنکھیں چمک اٹھی، جبکہ اسے ڈھیروں شرم نے آ لیا۔ سمیر کا نام ہی اس کی دھڑکنوں کو مرتعش کر رہا تھا۔ جب وہ سامنے آتا نہ جانے اس کی کیا حالت ہوتی، یا پھر شاید وہ نئے احساسات میں گر کر ماضی سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی۔ لیکن وہ تو بہت سخت مزاج ہے۔ بہت کچھ یاد آنے پر اس کا دل سہم سکے، جبکہ وہ نرم دل والے کی خواہاں تھی، اور نرم دل والا۔ مامی مجھے بھی مہندی لگائے نا، بچہ اسے اصرار کرنے لگا، جبکہ اس کی سانسیں مامی پہ اتھل پتھل ہونے لگی۔ کسی خاص نام سے آپ کو چھیڑا جائے کتنا سرور ملتا ہے، اسے اس وقت سمجھ آ رہا تھا۔ اماں عرصہ کو دلہن بھی بنائے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، رہنے دیں۔ وہ تھوڑا سا منمنائی، لیکن اس کی کس نے سننی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں گئی، کچھ ہی دیر بعد واپس آ گئی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو انہوں نے جھٹ سے پکڑ لیا، نہ جانے اس کے چہرے پر کیا کیا لیپا پوتی کرنے لگی۔ ہائے ابھی دیکھیں کتنا اچھا رنگ ہے۔ دونوں اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ ہاں بھائی، یہ بنے گیا اس کے غلام۔ وہ دونوں ہنسنے لگی، جبکہ وہ ہنس بھی نہ سکی۔ جذبات میں آ کر وہ اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ پیدا تھا، اب نہ جانے وہ اسے قبول کرتا بھی یا نہیں۔ یہی خیال اسے ہلائے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے مکمل دلہن بن چکی تھی۔ ماری سے چھٹکارا پانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ حقیقت پسند تھی، سو حقیقت کو تسلیم کرنا ہی حقیقت تھا۔ وہ بھاری دوپٹے کو سنبھال کر تھک چکی تھی۔ میرون کلر کا لہنگا اس پر جچ بھی بہت رہا تھا۔ اسے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ سکھ کی سانس لینے کی بجائے پریشان سی ہو گئی۔ سمیر سے پوچھے بنا اسے دلہن بنا کر اس کے کمرے میں لا بٹھایا تھا۔ اس نے تو 4 منٹ کے اندر اندر صرف اپنا نام دیا تھا، جسے وہ جانتا تک نہ تھا۔ بھلا اسے کیسے قبول کر لیتا؟ وہ کانپتے دل کے ساتھ اس کی دہشت ناک آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس کے کچھ خواب بس خواب ہی رہ گئے۔ 10 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا۔ ثانیہ ثنا نے اسے راستے میں دھر لیا۔ تم دونوں آج پھر ٹپکی؟ وہ ان کی آمد پر حیران ہوا۔ تو کیا اپنے بھائی کی شادی پر بھی نہ آتی؟ ثانیہ نے تڑک کر پوچھا۔ اس کی بات میں مزید حیران ہوا۔ سردی کی وجہ سے دونوں ہاتھ آپس میں مل رہا تھا۔ تمہارے عمیر بھائی کے 2 بچے ہیں کہ انہوں نے دوسری تو نہیں کر لی؟ بھائی، وہ دونوں چیخی، خود دلہن لا کر پوچھ رہے کہ عمیر بھائی نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ دلہن؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا، پھر ثنا کو دیکھنے لگا۔ وہ تو بس اتفاق تھا، شادی تھوڑی۔ جاؤ ثنا، تم کھانا لاؤ۔ یاد آنے پر اس نے کندھے اچکایا تو ثانیہ بگڑ گئی۔ ثنا بھی لقمے دینے لگی تو سمجھ پورے ان لوگوں کو نیک دینا پڑا۔ اب انہیں کیا بتاتا، اسے تو یاد بھی نہ رہا تھا کہ آج دوپہر کو وہ کسی کو اپنے نام کر چکا ہے۔ اسے سچ مچ آج کے دن کا واقعہ بھول چکا تھا۔ دور فٹے منہ پر تیرے تھے جو بھول چکی ہے سیدھے۔ ایڈا ہی تو بیچارہ چوچا ہے نا، چھوٹا کاکا، کہ تینوں ایک وری دا بھول گئی ہے، تیری یادداشت مریض کہ بیوی بھول گئی۔ ویسے بھی یاروں دوستوں کی خوشگوار محفل میں وہ سب بھول جاتا تھا، یہ تو پھر بھی ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ لاکھ لعنت ہے بھائی۔ بیٹا جسے تم نے اپنا نام دیا، اسے محض نام کی نہیں، محبت اور عزت کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً تم اسے سب کچھ دو گے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو عالیہ بیگم نے بڑی محبت سے اسے کہا۔ وہ بھویں اچکا کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن پانی پی کر واپس جا چکی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کس کی بات کری ہوں، تو اور فٹے حال بھائی، تو کتنا چھوٹا جا کاکا، تینوں کچھ نہیں پتہ، لانتی ہے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پہ وہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی گلاب کے تازہ پھولوں کی خوشبو اور موتی کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ پھر ایک دم اس کی نظر سامنے پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر ان میں ناگواری در آئی۔ بعد میں اسے سامنے بیٹھی عرصہ پر غصہ آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تڑک کر پوچھا تو اس نے فوراً سر اوپر اٹھا۔ وہ اماں ثانیہ، وہ یوں بگڑ کر پوچھ رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔
2 कदम आगे बढ़ा है। वो बेबसी से देखने लगी। यूं क्या देख रही हो कि इस तरह मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? गुस्से से उसके सामने बैठ गया। वो डर कर थोड़ी सी पीछे हटी। लेकिन आपने ही तो। इसे रोना आ गया। हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें वहाँ से निकाला और तुम्हें वहाँ से निकालने का एक यही सूरत हो सकती थी। तुम्हें किसने कहा कि यूं बंद संवर कर बैठो? क्या मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? वो गुस्से से फनकारा। वो कुछ ना बोली, बेबसी से अपने आने वाले आंसुओं का गला घोंटती रही। मुझे तरस आया था तुम पर, तुम्हारी हालत पर अफसोस हुआ था। रहम दिल हूँ मैं, इसलिए तुम्हें वहाँ से निकाल लाया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हें शोला जवाला बना देख कर तुम्हारे सामने बिछ जाऊँगा या तुम्हें दिल से कबूल कर लूँगा। क्या तुक बनती है तुम्हारी यहाँ बंद संवर कर बैठने की? इसकी ज़ुबान आग उगल रही थी जो ईर्ष्या को झुलसाए दे रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पहले जानता तक न था? अगर मैंने तुमसे निकाह किया तो सिर्फ तुम पर तरस खाकर ही किया होगा। कि इतनी खुशफहम हो गई, सब भूल बैठी। इसकी शोला बरसाती निगाहें मसलसल इसे जला रही थी। नाना करते हुए भी आंसू रुक ना सके। पलकों की बार तोड़कर गालों पर लुढ़क गए। वो एकदम चुप सा हो गया। शायद इस पर तरस आ गया था। जाओ कपड़े बदल लो। अब की बार वो साफ लहजे में बगैर गुस्से के बोला। वो आंसू साफ करती फौरन उठकर वॉशरूम में चली गई। वो धुप से पलंग पर गिर गया। न जाने अम्मा भी क्या है, मुझसे पूछे बिना इसे यहाँ ला बिठाया। अब इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता। ख्वाम का बात पड़ेगी। अम्मा बहनें और ये खुद अगर बाहर निकाल दिया तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की है, दिल बहुत नाजुक है, क्या करूँ? वो उलझता सर तक चादर ओढ़ कर लेट गया। वो बाहर आई तो उसे सोता पाया बेचैनी से हाथों की उंगलियां झटकाने लगी कि अब क्या करे। इसने चादर से चेहरा निकाल कर इसे देखा तो बेबसी और मजबूरी की तस्वीर बनी। पलके छपक छपक कर आंसू पीछे धकेलती कुछ सोच रही थी। तुम्हें सोना है तो अब तुम्हें कहाँ सुलाऊं? वो बेजार हुआ। वो चुप रही। वो कमरे में नजरें घुमाता रहा। कुछ समझना है तो थक सा गया। मैं नीचे सो जाती हूँ। क्या मरने के इरादे? वो तड़क कर बोला तो वो सहम से गई। अब जाती भी कहाँ? यूँ चलो, यूँ करो। वो थोड़ा सा रुका, इसे नागवारी से देखा, फिर बोला इधर ही लेट जाओ। इसने पलंग की तरफ इशारा किया तो वो खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। यकीनन खदशा था कि वो सरासर मजाक कर रहा है। वो तो इसे देखना गवारा नहीं कर रहा था। गजा के पास सुलाना ही नामुमकिन था। लेट भी जाओ, मुझे नींद आ रही है। हाँ, लाइट ऑफ कर दो। वो जानता था वो क्यों हिचकिचा रही है, इसलिए फौरन करवट लेकर आंखें मूंद गया। वो लाइट ऑफ करते हुए कांप रही थी कि अगर वो लेट की तो हो सकता है वो बेइज्जत करके उठाई दे ना दे। वो डरते डरते एक तरफ टिक गई। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हारी हालत पर तरस खा रहा हूँ। इसने इसकी मौजूदगी महसूस करते हुए कहा तो वो दांतों से नीचे होंठ काटने लगी। कुछ देर बाद समीर को अपने पीछे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। एक पल के लिए इसके दिल को कुछ हुआ, फिर वो पक्का सोता बन गया। इधर वो हसरत से इस नरम बिस्तर में दुबका हुआ देख रही थी। खुद इसके ऊपर सिर्फ अपना दुपट्टा था। पूरी रात वो कांपती रही। दूसरी रात भी इसी तरह गुजरी। तीसरी रात भी और फिर चौथी रात भी गुजर जाती जो अगर समीर को सर्दी का एहसास न होता। तुम्हें रात को सर्दी नहीं लगती? वो दूसरी तरफ मुँह किए बोला। जी, वो इसी कदर कह सकी। इसे बताकर करना भी क्या था? कौन सा इसने इसका ख्याल रखना था? लेकिन इसे इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब इसने इसकी तरफ करवट ली। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? वो बहुत दोस्ताना लहजे में पूछ रहा था। वो क्या जवाब देती? इसका तो दिल हाथ तो पैरों में धड़कने लगा। तुम यहाँ लेटी हो, यहाँ तुमने अपनी जगह बनाई है, फिर तुम्हें कुछ और भी तो करना चाहिए था ना। वह नहायत मासूमियत से बात कर रहा था। क्या? इसके वजूद के साथ इसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वो हौले से मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से थोड़ा सा अपने करीब किया और फिर इस पर भी अपनी चादर उड़ा दी। करीब होते दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। धड़कनों की रफ्तार तेज़ हुई थी। दोनों की सांसों की आवाज़ शोर मचाने लगी तो समीर ने अनजाने जज्बे के तहत इसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। लाख लानत। सिर्फ एक लम्हे की बात थी, फिर इसे छोड़कर करवट बदल ली। अच्छा, अद्दी लानत। वो अपनी उथल पुथल सांसों को काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगी और वो अपने अनोखे जज्बात पर बंद बांध रहा था। कुछ करदा ते सही, तेनी लानत दी बरसात ना कर दी। एक दिन तो तड़फदा पिया सी ते अगले दिन ही लट्टू। 3-4 दिन बाद ही हवा निकल गई। लेकिन अगली रात वो अपने शरीर जज्बात पर काबू न रख सका। देखिया, लौन दीजिए न हो गए थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। दरवाजे खिड़के खटखट करते जैसे टूटने लगे थे। तेज़ हवाओं की वजह से रात खौफनाक लग रही थी और वो दोनों एक दूसरे से अनजान बने शायद अपने आप को संभाल रहे थे। वो चुप लेटा सोचों में कहीं दूर निकला। बेख्याली में बिजली के कड़कने, बादलों की गरजने की आवाज़ सुन रहा था, जबकि वो करवट दूसरी तरफ की हमेशा की तरह खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। कल भी वो अकेली थी, आज भी अकेली थी। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि कल कोई इसके पास न था। आज इसके पास सिर्फ एक हाथ के फासले पर इसका बेमुरव्वत शौहर लेटा हुआ था, जिससे इसकी कोई परवाह न थी। था तो इसका साहिबान, मगर सिर्फ नाम का। ना तो उसे कोई दर्जा देना चाहता था और ना ही इसे अहमियत। इसे सिर्फ इससे हमदर्दी थी। वो तरस खाकर इसे अपने घर ले आया था। वो रहम दिल था। इंसानी हमदर्दी के तहत इसे अपने करीब जगह दे दी। ये बात इसे हमेशा याद रखनी थी। इसने पहले दिन ये बात जता दी थी कि इसे खुशफहमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जभी तो खुशफहमियाँ पालने से खौफज़दा थी। तेज़ हवाओं की वजह से दरवाजे खिड़कियाँ बज रहे थे। हवाएं न जाने कैसे अंदर घुसी आ रही थी। इस पर शदीद कपकपी आ रही थी। दिल कहीं छुप जाने को चाह रहा था। लेकिन इसके कंधे पर समीर ने अपना भारी हाथ रख दिया तो वह चौंक से गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। इर्सा, सर्दी लग रही है तो करीब आ जाओ। न जाने किस रोह में आकर वो सरगोशी के से अंदाज में बोला। इससे पहले वो हैरानियाँ, फिर इसकी मानी के इस बात पर परेशान होती। फिज़ा में गर्जदार समातों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। वो डर कर एकदम इसके साथ लगी। दूसरी बार फिर दहशतनाक आवाज़ उभरी तो इसके सीने में चेहरा छुपा गई। या अल्लाह, कितना मददगार है तू। वो हौले से मुस्कुरा इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त करती। तुम करीब और मैं प्यासा रह जाऊँ। इसकी सरगोशी सिर्फ ईर्षा को सुनाई दी थी। इसने अपना हक इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसमें ईर्षा की भी रजामंदी शामिल थी।
इसने इसे बतौर बीवी कबूल कर लिया, लेकिन ये बात इस पर साफ लफ्ज़ों में जता दी कि वो इसकी ख्वाहिश नहीं और ना ही वो इससे मोहब्बत कर सकता है। इसे जब भी अपनी चाह जैसी लड़की मिली वो दूसरी शादी ज़रूर करेगा और वो इसको शादी का तो बता देगा, लेकिन इजाज़त लेने का वो पाबंद नहीं। अम्मा को भी इसने बता दिया था। अम्मा तो बाकायदा इसकी अक्ल पर मातम करने के अंदाज में सर पर हाथ रख कर बैठ गई थी, जबकि वो अपनी अहमियत का तयन खुद कर सकती थी। सो खामोश रही। जानती थी इसका वजूद सिर्फ ज़रूरत है, मोहब्बत नहीं। यही शुक्र था कि इसने कबूल तो कर लिया, चाहे ज़रूरत के तहत ही कबूल तो किया ना। और 4 महीने हो गए थे वो इसकी ज़रूरत बनकर रह गई थी। जब से वो इस घर में आई थी वो इसके कई रूप देख चुकी थी, लेकिन ये अब तक ना समझ पाई कि इसका असली रूप, असली चेहरा कौन सा। कभी इतनी अहमियत देता कि अगला बंदा खुद को हवा में उड़ता महसूस करता, कभी इतनी बेइतनाई पड़ता कि बंदा खुद ही अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता। इंतहाई मनहूस किस्म का हीरो है भाई। मतलब इतना ही वो क्या हो गया, वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं जिहदा कोई एक मजाज ही नहीं है, एक जगह ते टिक ही नहीं सकता। गैर मुस्तकिल मिजाज है, जो ऑपोजिट होता है वही। नहायत ही जज्बाती, अक्खड़ मिजाज, बहुत सख्त कठोर संग दिल, बहुत सफाक व जालिम, असूलों का पक्का, एक किस्म का वहशी दरिंदा, और बहुत ही रहमदिल, हमदर्द, बहुत ख्याल रखने वाला, मोहब्बतों का ख्याल और इस कदर करने वाला भी था, इसकी कदर करने वाला भी था। दूसरे लफ्ज़ों में वो स्याह और सफ़ेद का ऐसा बाप था जिसके दोनों चेहरे ना तो छुपे हुए थे और ना ही अयां थे। एक किस्म का वो नज़र का धोखा या फिर दिल का पेचीदा वहम था। वो ऐसा बंदा था कि जिसकी पहचान सिर्फ खुद वही जानता था। मैं लगता आपने भी नहीं पता होना डंगर नूं। हर 1.5-2 माह बाद वो नौकरी को यूँ लात मारता जैसे इससे कोई बड़ा बिजनेसमैन दुनिया में ना। अपने मजाज के खिलाफ कोई बात सुनने से कतई गवारा ना था। तभी तो बड़े से बड़े अफसर को भी वो खातिर में ना लाता। हर किसी से इख्तलाफ करना इसकी आदत बन चुकी थी। अब भी इतनी मुश्किलों से नौकरी मिली थी, वो अपने ऑफिसर से मार धाड़ करके इसे हाथ धो बैठा था। अम्मा मैंने तो इसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो भी अपने नाम का एक ही था। पहले कब किसी की सुनता था, जो अब किसी के दबाव में आ जाता। ईर्षा ने भी चुप हो जाना बेहतर समझा। अगर बोल भी लेती तो कौन सा इसने इसके सामने सर झुका देना था, उल्टा वो इसे बेइज्जत कर देता। अम्मा कल से सानिया के घर गई हुई थी। जी तो इसका भी चाह कि इसके साथ चली जाए इनके, लेकिन समीर के डर से इसने अम्मा को कहना मुनासिब न समझा, वरना अम्मा इसे ज़रूर साथ ले जाती। वो दोपहर का गया हुआ था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। वो घर में अकेली थी। चांद न निकलने की वजह से स्याह अंधेरी रात इसे बहुत खौफनाक लग रही थी। तन्हाई की वजह से डर भी बहुत लग रहा था। शाम तक तो बाहर ही बैठी रही, लेकिन अब खून अंधेरे में वहाँ बैठे रहना भी उसे हौलाए जा रहा था। वो टाइम गुजारने के लिए बरामदे में टीवी ऑन करके बैठ गई। ड्रामा कोई खास ना था और या फिर इसे आज खास ना लग रहा था। वो चैनल बदलने लगी। नींद भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। न जाने कहाँ रह गए। वो बेदिली से स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी, जबकि दिल कांपे जा रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मा भी घर पर नहीं है, वो भी न जाने किधर निकल गए। मैं तो डर से ही मर जाऊंगी। नींद से आंखें बोझल थी, जहन भी सोया सोया सा लग रहा था। कभी दाएं लुढ़कती, कभी बाएं, फिर सीधी होकर बैठ जाती। बरामदे के सतून के साथ बैठकर इसे सर टिकाए हुए थी। बिल आखिर वहीं सो गई। इसकी वापसी रात 12 साढ़े 12 के करीब हुई। पहले तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, फिर ये सोचकर कि अम्मा इरसा की नींद ख्वाम का खराब हो गई, इसने दरवाज़ा खटखटाने से इज्तनाब की और दीवार फलांग कर अंदर कूदा। माँ सदके चली जाए, बांदर भी है पार्ट टाइम। बरामदे की ट्यूबलाइट ऑन थी और वो देख सकता था कि सहन में पड़ी चारपाई खाली थी। सामने बरामदे में टीवी ऑन था और अम्मा इरसा न जाने कहाँ थी। वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ा है। अम्मा, इसने आहिस्ता से आवाज़ दी। कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो वो शिशरपन में पड़ के कुछ सोचने लगा। फिर ये याद आने पर कि अम्मा तो कल से घर पर न थी, इसने बेख्तियार सर पर हाथ मारा। इसे तो याद ही ना रहा था कि घर में वो अकेली है। लाख लानत तेरे ते, दिमागो वेले पागला। इरसा, इरसा, वो इरसा को पुकारने लगा। अम्मा ने इसे कितनी ताकीद की थी वो इसका ख्याल रखे खुद जल्द वापस आ जाए। कल तो वो शाम को ही वापस आ गया था, लेकिन आज अरसलान के साथ ऐसा बैठा कि घर आने की याद भी ना रही। वो ये भी भूल गया कि अकेले घर में बेचारी डर रही होगी। इरसा, इसने किचन में झांका, वहाँ मौजूद ना पाकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। वो तो इसकी एक ही आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, मगर न जाने वो किधर थी। इससे पहले कि वो इसे कमरे में ढूंढता, इसकी नज़र से उनके साथ गुठड़ी बनी इरसा पर पड़ी। ओह, वो शर्मिंदा सा हो गया। शायद वो डर के यहीं बैठी रह गई थी और फिर इसे यहीं नींद आ गई थी। इसने एक नज़र टीवी पर डाली। क्रिकेट मैच आ रहा था, टेस्ट मैच था। अरसलान के घर वो यही मैच देख रहा था। इसने लंबी सी सांस लेकर टीवी ऑफ कर दिया, फिर इसके पास बैठ गया। इरसा, इसने धीरे से पुकारा। स्याह कॉटन के सूट में इसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। दुपट्टे से बेनियाज वो आड़ी तिरछी लेटी बहुत मासूम लग रही थी। गर्दन के साथ लिपटे गीले बालों की लटे इसके हसीन चेहरे को बिल्कुल चांद बना रही थी। इसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इसके दाएं गाल को छू दी, लड़को पीछे हटाया और गैर इरादी तौर पर इसके गाल पर उंगली फेरने लगा। वो थोड़ा सा कसमस आई और फिर अपने चेहरे पर किसी का लमस महसूस करके हड़बड़ाकर सीधी होकर उठ बैठी। इसे चंद लम्हे लगे होंगे मुकम्मल बेदार होने में या फिर ये समझने में किसके करीब कौन है। आप आ गए? इसने फ़ौरन हाथ पीछे खींचा था, नजरें चुराकर दाएं बाएं देखने लगा। यहाँ क्यों सो गई थी? चलो बिस्तर पर जाके लेटो। वो उठकर खड़ा हो गया। वो भी दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई, दोनों हाथों से बाल पीछे किए, फिर इसे देखने लगी। इसने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते पूरे घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। वो इसे देखती रही। वो अपने बेड की तरफ बढ़ गया, जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल कर तकिए के नीचे रखे। खाना लाऊं? वो पर डिजिटल फ़ैन ऑन करके इसके बेड के साथ आ खड़ी हुई। नींद से आंखें बंद होती जा रही थी। नहीं रहने तो तुम सो जाओ। भूख तो लगी हुई थी, मगर इसकी नींद के ख्याल से इसने हाँ ना की। पहले वो इसे जगा चुका था, मजीद इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से बेड पर आ गया।
آپ دیر سے کیوں آئے؟ ڈر ڈر کر میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ نیند کو کہیں دور بھگا کر اسے بتانے لگی، تو کیا اب جان واپس آ گئی ہے؟ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا، وہ چپ سی ہوگی، وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ اس کی طرف کروٹ بدل کر کوہنی ٹیڑھی کر کے ہاتھ پر سر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی چپ ہی رہی۔ کیا ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ پھر بولا، نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پوری کوشش سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ کیوں؟ آپ جو ہیں؟ مونگلی چٹکھانے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ کیا میرے ہوتے ہوئے تمہارا ڈر بھاگ جاتا ہے؟ وہ اس کی کلائی میں پڑی سیاہ چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اس سے خاموش پا کر اس نے پھر پوچھا۔ جی، وہ مختصراً بولی۔ میٹھی نیند کے چھونکے آ رہے تھے۔ کیوں؟ شاید کوئی خواہش جاگی تھی، اس لیے بے مقصد باتیں کر کے اکثر مقصد کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ آپ ہیں اس لیے؟ وہ آنکھیں موندے ہوئے بولی۔ یعنی میرے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہو؟ اگر اماں ہو تو پھر بھی مجھے ڈر نہیں لگتا، تب بھی میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہوں۔ اوہ! وہ ہنسا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا پوچھا، اماں کا نہیں۔ اس نے اس کی چوڑیاں کھنکائیں۔ جی، اس نے فوراً کہا۔ نیند سے ویسے بھی آنکھیں بند ہو رہی تھی، مجبوراً میں نے کھول لی تھی، اتنا لمبا کہاں سے جواب دے دی۔ کیا جی؟ وہ چپ ہی رہی۔ سخت نیند میں سے جواب دینا بہت برا لگ رہا تھا۔ جی چاہتا فٹ سو جائے، وہ تھا کہ اس بات سے بات نکال رہا تھا۔ میں نے کیا پوچھا؟ بس ایک ضرورت ہے، اس سے اتنی باتیں کرواتی تھی، ورنہ سے اتنی باتیں وہ کبھی کرتا بھی نہ تھا۔ آپ اچھے ہیں، بہت اچھے آپ۔ اس نے بڑی سی جمائی لی تو اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ نہ جانے کس بات کا جواب دے رہی تھی۔ جاؤ سو جاؤ جا کر، وہ اس کے کہتے فوراً کروٹ بدل کر لیٹ کے وہ غصے سے گھورتا رہ گیا۔ جانتی بھی ہے کہ وہ غصے سے کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند کہیں دوری بھاگی جا رہی تھی۔ لعنتی نفس کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خواہش، طلب، ضرورت سب مل کر اسے اکسانے لگی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نیند میں غرق، مست، اس سے لاپرواہ بنی نہ جانے کس جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تکیے کے نیچے ہاتھ مارا اور سگریٹ نکال کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے آگ جلائی، 3-4 اسی طرح پھونکے تو دل کی آگ تھوڑی سی مدھم پڑی۔ پھر وہ لیٹ گیا، کچھ تو افاقہ ہوا ہی تھا۔ سمیر کچھ چاہیے؟ اس کی اچانک آنکھ کھلی، اسے سگریٹ پیتا دیکھ رہی تھی، اسی لیے بول پڑی، لیکن اس کے جاگنے پر پوچھنے کا کوئی فائدہ نہ رہا، کیونکہ اب وہ سو چکا تھا۔ اچھا جی، چل سوئی مار جاوے، خسمانو کھائے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، سرد ہوائیں ماحول کو پورے اسٹار بنائے ہوئے تھی۔ بارش کا امکان ضرور تھا، لیکن آسمان پر ابھی تک چند ہی بادل کے ٹکڑے تھے۔ وہ صبح ہی کہیں نکل گیا تھا، اس وقت کوئی خاص کام نہ تھا، اس لیے وہ چائے بنا کر ثانیہ وغیرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ان کی الماری سے ایک رسالہ نکالا اور باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، اے سنو! اس نے رسالے پر نظر اٹھا کر یا دائیں بائیں دیکھا۔ آم کے درخت کے پیچھے سے اسے آواز آئی تھی۔ وہ اٹھ کر رسالہ اور کپ وہیں سیڑھیوں پر چھوڑ کر بائیں جانب چلی ہے۔ ارے عائشہ، تم کب آئی؟ وہ عائشہ کو دیوار پر چڑھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ عائشہ بھی جواب میں مسکرائی۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھر کم ہی رہتی تھی، اسلام آباد میں اس کے ماموں تھے جن کے گھر رہ رہی تھی۔ عرصہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی ہیلو آئی تھی۔ بہت نٹ کھٹ چنچل سی لڑکی تھی، ہنستا ہنسانا اس کا مشغلہ تھا، بے فکر لاپرواہ سی وہ لڑکی عرصہ کو بہت پسند تھی۔ آنٹی کدھر ہے؟ وہ دیوار سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر بے فکری سے بیٹھ گئی، گردن گھما گھما کر اس کے خاموش گھر کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ کون سی بات؟ اس نے بھویں اچکائی۔ میں نے پوچھا تم کب آئی اور کیسی ہو؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا۔ او، میں رات کو آئی تھی، اور دوسرا سوال تم نے پہلے نہیں پوچھا تھا، یہ مزید کیوں اضافہ کیا؟ وہ ٹانگیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ ارے بابا، پہلے نہیں پوچھا تھا، مگر اب تو پوچھ رہی ہوں نا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عائشہ بی بی نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں نکالی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار لمبی لمبی سانسیں خارج کی، کانوں میں انگلیاں چلائیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چلتے ریڈیو کو دیکھا جو نہ تو سیل کا استعمال کرتا تھا اور نہ ہی بجلی کا۔ پھر ایک دم ریڈیو کا والیوم کم ہو گیا، کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا تھا۔ ہائے مر گئی میں! وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تمہیں کدھر بھیجا تھا؟ تم یہاں سٹارٹ ہو چکی ہو؟ ارے امی! وہ دوسری جانب اس کی امی تھی۔ یہ بتاؤ میں نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا؟ او، یاد آیا۔ اس نے اپنے سر پر چپت رسید کی تو عرصہ کو ہنسی آ گئی، جبکہ اس کی امی نے پیچھے سے 2 تھپڑ اور جڑ دیے۔ مار کیوں رہی ہے؟ بتا تو رہی ہوں نا۔ وہ پھر گرتے گرتے بچی۔ اب کیا فائدہ، فون تو بند ہو چکا ہے، تو کر اپنی گفتگو، نالائق بدتمیز! امی کے ڈانٹنے پر وہ سر کھجانے لگی تھی۔ سوری یار، یاد نہیں رہا، میں نے بھی آنٹی کا پوچھا تو تم نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا، اور انکل کو شاید جلدی تھی اس لیے فون بند کر دیا۔ انکل؟ کون انکل؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی تمہارے سسر۔ ویسے تم ساس نندوں والا ڈرامہ دیکھتی ہو؟ میرے سسر؟ اس نے ان کی دوسری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، تمہارے فادر ان لا جو کینیڈا میں مقیم ہے۔ کیا؟ اسے کینیڈا میں مقیم کوئی اور بھی یاد آیا تھا۔ ہاں بھائی، انہی کی کال تھی، آنٹی کو بلا رہے تھے پر اب تو دیر ہو گئی۔ اچھا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے سسر صاحب ہیں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتے دیکھ کر مشکوک ہوئی۔ ہاں پتہ ہے، سمیر نے بتایا تھا۔ اس نے جھٹ بات بتائی، ورنہ اسے کیا پتا تھا کہ سمیر کا کوئی رشتہ دار کینیڈا میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ بیٹا وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کی امی ایک بار پھر بولی، شاید فون پھر آیا تھا۔ مجھ سے؟ ہاں بیٹا تم سے، جلدی آؤ۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، پھر اس ڈر سے کہ کہیں سمیر بعد میں سے برا بھلا نہ کہ وہ فون سننے چلی گئی۔ وہ انہیں جانتی کب تھی؟ عالیہ بیگم کو بھی اس نے شادی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ کسی سے واقف ہی نہ تھی۔ ابھی تک تو اس نے ہانیہ آپی، عمیر بھائی کو بھی نہیں دیکھا تھا، صرف نام سے واقف تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ عالیہ بیگم نے شوہر کے بارے میں اس سے ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ علی محمد سے بات کی۔
और वो बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से बात कर रहे थे, इसे बार बार शादी की मुबारकबाद दे रहे थे, बार बार कभी सानिया, सना, हानिया का पूछते, कभी उमैर और समीर का। वो जो इनसे बातें कर रही थी हैरानी होती जा रही थी, क्योंकि वो इससे काफ़ी हैरानगी वाले सवाल कर रहे थे। मसलन समीर कहाँ जॉब कर रहा है, उमैर आजकल कहाँ रह रहा है, हानिया की बेटी ठीक है, सना सानिया का क्या हाल है। आलिया बेगम गुस्सा करती हैं, इसी तरह सादगी से ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो तो इनके सवालों पर ही हैरान रह गई, समझ ना सकी कि इस तरह क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि सबके बाप और आलिया बेगम के खामन थे, फिर वो इस तरह जोश और खरोश और खुशी खुशी इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे। कभी कभी वो इतने जोश से सवाल पूछते पूछते एकदम से अफसरदा हो जाते, इनके आवाज़ में नमी सी घुल जाती, इनके लहजे का उतार चढ़ाव इसे छुपा न रह सका। लेकिन वो इनसे इतनी बेतकल्लुफ़ न थी कि फट से इनसे ऐसी कोई बात वैसी बात दरियाफ्त कर लेती। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो बार बार दिल में खुटक रही थी, लेकिन वो ज़ुबान पर न ला रही थी। दरअसल बेटा, पूरे 9 माह बाद घर बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए सब एक दफ़ा ही पूछ लेना चाहता हूँ। वो इसकी खामोशी भांप कर ज़रा सा मुस्कुराए। अली मोहम्मद नाम तो इसका जाना पहचाना था, और शायद वो यकीनी पहचान चाहती थी। और हाँ बेटा, आलिया को बता देना मैंने ड्राफ्ट भेज दिया, इन्हें जल्दी मिल जाएगा, और मेरा सबको सलाम कहना। और हाँ, अगर हो सके तो वो ज़रा से रुके, वो ठिठक सी गई। समीर को भी दे देना। इस बार वो खिलखिलाए थे, जबकि वो माउथ पीस को घूरती रहेगी। जाने कैसी उलझी शख्सियत है ये भी। वो घर वापस आते हुए सोच रही थी। घर में दाखिल होते ही इसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी। वो वहाँ बैठा इस रसाले की बरकरदानी कर रहा था। कुछ देर कबल वो यहीं रख कर गई थी। कहाँ गई थी, इसे अपने करीब आता देखकर वो तुरश लहजे में बोला, फिर उठकर खड़ा हो गया। वाइट कलर लगे कपड़े हवा के जोर से फड़फड़ाए थे। इधर आरसी आंटी के यहाँ। इसके सिल्की बाल भी उड़ने लगे थे। वो एक हाथ से उड़ती लटों को कानों के पीछे अड़सने की कोशिश करने लगी। सुर्ख कपड़ों का हमरंग दुपट्टा भी शौक हुआ जा रहा था। वो कभी दुपट्टे को संभालती, कभी उठते बालों को। इसके जवाब पर वो चुप सा हो गया। लगता है आज बारिश होगी। वो इसके सुर्ख कपड़ों में खिलती रंगत को एक नज़र देकर आसमान की तरफ देखने लगा। होगी नहीं, बल्कि हो गई है। इसके माथे पर बारिश की पहली हल्की बूंद पड़ी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह! वो इसकी मासूम अदा पर हल्के से मुस्कुराए। चाय की तलब महसूस हो रही थी। वो इसके होशरुबा हुस्न से निगाहें चुराकर अपना मुद्दा बयान करने लगा। बारिश के कतरे जैसे जैसे इसके ऊपर गिरे थे, वो इसके होश उड़ाई जा रही थी। सुर्ख काटन के कपड़े, उड़ता दुपट्टा, हवा में झूलते बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत, सफ़ेद सफ़ेद नरम नाजुक कलाइयाँ और इस पर सजी सुर्ख चूड़ियाँ। इसके अलावा इसका भीगता वजूद, इसे तो वो क़यामत ही लग रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर हो जाना चाहता था। ठीक है, वो एक दो बार बहकावे में आ गया था, लेकिन अब वो बहकना नहीं चाहता था, या फिर वो मज़ीद अपने आप को इसके सामने ज़ेर नहीं करना चाहता था। ये फैसला इसने रात को ही किया था, इसलिए बार बार इसके सरापे से निगाहें चुरा रहा था। लेकिन ये इसके लिए इतना आसान भी नहीं था। की शै की अब मैंने समझ नहीं आ रही हाले तक। एपिसोड पूरी होने वाली हो गई। आप अंदर चले, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो खाली कप और रसाला सीने से उठाती हुई किचन की जाने पड़ गई। पीछे वो इसकी पुष्ट पर झूलती लंबी स्याह चोटी को देखते रह गए। हुसन तो माशाल्लाह गज़ब का है। हर बार की तरह अब भी दिल ही दिल में इसने इतराफ़ किया। जब वो चाय लेकर आई तो वो कमरे के वस्त में खड़ा था। पहले तो वो ज़रा सा ठिठकी, फिर नॉर्मल सी होकर इसे चाय पकड़ाने लगी, जबकि वो इसे घूरे जा रहा था। चाय पकड़ने के लिए इसने हाथ न बढ़ाया तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। आसिया आंटी के घर किसका फ़ोन सुनने गई थी? इसके सख्त लहजे ने इसे डरा सा दिया। आपके अब्बू का था वो। किसकी इजाज़त से? इसने तुर्शी से इसकी बात काटी। आप घर पर न थे तो तुम इनसे बातें करने चल दी? इसके आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। वो खौफज़दा सी होगी। कभी मैंने तुमसे कहा कि इनसे बात करना? वो आसिया आंटी ने कहा था कि अगर अम्मा घर पर नहीं है तो मैं बात कर लूँ। किस हैसियत से? वो एकदम चुप सी होगी। इसने तो अपनी तरफ से भला ही सोचा था कि हो सकता है मेरी बात न करने पर समीर नाराज़ हो जाए, इसलिए वो चली गई थी। अब वो यूँ गुस्सा हो रहा था जैसे इसने कोई गुनाह कबीरा कर दिया। हैसियत बता सकती हो अपनी? इसके लहजे की सख्ती से मालूम हो रहा था बहुत गुस्से में। वो चुप ही रही, जवाब देकर इसे और भड़काना नहीं चाहती थी। मैंने क्या पूछा? वो चाय का कप मेज़ पर रखकर वापस पलटने लगी थी कि इसके गरजने पर एकदम से रुक सी गई। नज़रें उठाकर एक पल के लिए इसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में जैसे गुर्राई, बीवी हूँ मैं आपकी, और जिनसे बात की वो ससुर है मेरे। ओह बीवी! वो इस्तज़ाई हंसा, लेकिन आंखों में शदीद गुस्से की लहरें अभी भी मौजूद थी। इसने सख्ती से इसकी कलाई थाम ली। वो ससुर पहले थे या फिर अब हैं? शायद वो गुस्से की इंतहा पर था। समीर! वो चीख उठी। क्या कहना चाहते हैं आप? इसका पूरा वजूद कांपा था, लेकिन वो ज़ब्त करके फिर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। खुद को मेरी बीवी कहती हो, हालांकि मैंने तुम्हें अभी दिल से बीवी कबूल नहीं किया। वो एक बार फिर चुप सी हो गई। यही मुकाम था जो इसे अपनी नज़रों में गिरा देता था। इसने इसी कलाई को ज़रा सा दबाया। बहरहाल वो फिर से संजीदा हुआ। आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो, लेकिन आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इनसे बात की तो फिर तुम्हारे हक़ में बेहतर ना होगा, क्योंकि वो मेरे बाप नहीं है। इसने गिरफ्त ज़रा और सख्त की। लेकिन वो तो कहते हैं कि इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन दर्द की वजह से बिलबिला कर रह गई। कहने से क्या होता है? खैर, आइंदा तुम याद रखना, ना तो वो मेरे बाप हैं और ना ही तुम्हारे ससुर। वो एकदम से नॉर्मल हुआ। इसकी कलाई को झटका देकर एकदम से छोड़ दी। और हाँ, एक और बात। इसने मेज़ पर से चाय का कप उठाया, लबों से लगाकर एक घूंट भरा। आइंदा मेरे सामने इस लहजे में बात मत करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने इस तरह करो। हाँ तो अब्बा लगना ना लानती है, जहर लगता पे मैंने बंदा। नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन इसके लहजे में इश्तियाल अब भी था। वो मन ही मन के सवाल लिए चुपचाप बाहर निकले। बारिश तेज़ हो चुकी थी। आम का दरख्त हवा के संग झूम रहा था। सहन में लगे छोटे छोटे पौधे भी नहाने और निखरने में मशगूल थे। और बरामदे के पिलर के साथ टेक लगाकर बरसती बारिश को देखने लगे। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ कि इसकी आंखों से भी बारिश रमा हो चुकी है। समीर अली
मुझे कब तक ये याद दिलाते रहोगे कि मैं सिर्फ रहम और हमदर्दी की वजह से यहाँ हूँ? मुझे कब भूलने दोगे ये बात कि सिर्फ तर्स की बिना पर तुम मुझे यहाँ लाए हो? आंखों से बरसती बारिश ज़रा और तेज़ होगी। जानती हूँ मैं तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे दिल में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी नज़र में मेरे लिए हमदर्दी है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम है, तरस है, लेकिन तुम कोई हैसियत बनाने दो तो मैं बनाऊँ ना। वो टिकटिकी वाले छोटी छोटी बूंदों को देखे जा रही थी, लेकिन इसकी आंखों से बहती बूंदें देखने के लिए कोई ना था। कौन समझ से इन बरसती बूंदों को, कभी सावन कभी भादों में यूं झड़ी लगती है, जैसे नीले फलक को सबज ज़मीन को तर करने का बहुत एहसास हो, जैसे नीले आकाश को सबज धरती का बहुत ख्याल हो। लेकिन कौन जाने इन बरसती बूंदों को किसी को तर करने में कितने दिलों को दुखी कर जाती है। इसने एक सिसकी सी ली, फिर हाथ बढ़ाकर अपने गालों पर गिरती बूंदों को चुनने लगी। समीर अली, तुम क्या जानो जुल्म मुझ पे पहले होता था या अब हो रहा है। पहले वो इसे खुद पर काबू न रहा तो वो वहीं बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो बाहर आते उसे सामने बरामदे में अपनी तरफ पुष्ट के बैठे देखा। ओ तो बारिश का नज़ारा हो रहा है। वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गए। लानती बेगैरत आदमी। पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह बहुत निकली निकली खुशगवार सी थी। वो अभी तक सो रहा था। इसने झाड़ू उठाकर से में बिखरे तमाम पत्ते, तिनके और कागज वगैरह इकट्ठे किए। आम की एक टूटी शाख को खींच कर इससे अलहदा किया। नीचे गिरे सबस पीले आमों को टोकरी में डाला और इन्हें किचन में रखा। वो जाकर तो इसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। वो नहा कर किचन में ही आ गया। शुक्र है थोड़ी गर्मी तो ख़त्म हुई, वो बैठते बोला। इसने खामोशी से इसके सामने नाश्ता रखा, खुद बाहर चलेगी। मोती के कई पौधे क्यारों से बाहर पड़े थे, कई फूल हवा के जोर पर दाएं बाएं बिखरे थे, कई छोटी छोटी डालियां टूटते टूटते बची थी। वो झाड़ू से एक बार फिर क्यारियों के किनारे साफ करने लगी। मोती की बेलों को एक बार फिर बांध कर दीवार के साथ चिपका दिया। पौधों को भी सीधा किया, जो शाखें टूटने वाली थी, इन्हें धागे से बांध दिया। नीला उफक बहुत दिलकश लग रहा था। निखरा निखरा साफ मौसम इसे हमेशा से पसंद था। खासकर जब भी वो खाला के घर जाती, इसी तरह के मौसम के लिए दुआ करती और अगर अब ताला करम कर देता तो वो दिल खोल कर इस मौसम को एंजॉय करती थी। रोशीन, नौशीन, अफशीन और छोटी खाला की दुआ सभी इस मौसम में खूब धमा चौकड़ी में जाती। साथ फहद और असद भी शामिल हो जाते। अलबत्ता उमैर, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा था, इसको हर वक्त सरजनिश करता रहता। रोशीन और नशीन की शादी हो गई थी, जो खाला ने बड़ी तगदो के साथ 2 साल कबल ही की थी। खालू बेचारे हर वक्त बीमार रहते, तो उमैर ने तालीम अधूरी छोड़ दी और बड़ी दिक्कतों से एक प्राइवेट फर्म में जॉब हासिल कर ली। वो बाद में बड़ी मेहनतों के बाद कनाडा चला गया। खाला और खालू ने इसे कितना रोका था, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही रट थी। वो अफशीन, दुआ, फहद और असद का मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहता। सिर्फ वो इन्हीं के लिए जाएगा। वो ये सच ही था कि उसे सब छोटों की मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी। आप खुद कौन से बड़े हैं? वो अक्सर इनसे कहती थी। बड़ा तो हूँ, और ये और बात है कि सिर्फ तुम्हें नज़र नहीं आता। चलो खैर, कभी तो नज़र आएगा। वो हमेशा शरारती से कहते थे। जो अब वो इन्हें खफकी से देखती तो वो कान पकड़ लेते। वो कितना इशरार करते थे कि वो भी चचा के घर रहने की बजाय इधर ही रहे, लेकिन वो इनकी सफ़ेद पोशी से वाकिफ़ थी। इन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए हर बार इनकार कर देती। खाला जानती थी वो क्यों इनकार करती, चाहती तो वो भी थी कि वो इनके साथ ही रहे, लेकिन अपनी गरीबी देखकर मुँह ही सी लेती। पहले वो छोटी बहन की बेटी दुआ और असद को पाल रही थी। बेशक फ़ाइज़ अली मुँह से कुछ नहीं कहते थे खालू, लेकिन वक्त आने पर इनके माथे पर शिकने उभर सकती थी, और वो इसी वक्त से डरती थी। वो इससे भी वाकिफ़ थी कि चचा के घराने का रवैया इससे कोई खास बेहतर ना था, लेकिन इसकी तरह इन्होंने भी मुंह को सील और आंखों को बंद कर लिया। इन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया, और किस्मत के खेल अजब निराले ही होते हैं। आज कहाँ न जाने कल कहाँ। जो बात वहम और गुमान में भी नहीं होती, वही बात हो जाती है, और इंसान हैरान होता है कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी ना था। तभी तो इसे किस्मत कहते हैं। इसने आसमान से नज़र हटाकर पीले और सुर्ख गुलाबों पर बैठी शहद की मक्खियों को देखा, फिर लंबा सा सांस लेकर बाकी के काम निपटाने लगी। खाला कितने गई, तेरी सास कितने गई? अम्मा अम्मा आ गई थी। इनके साथ 2 बच्चे, एक लड़की और लड़का भी था। पूछने पर पता चला कि उमैर भाई इनकी बीवी शगुफ्ता और इनके रेयान और असलान के बेटे हैं। वो सब इससे बहुत मोहब्बत से मिले। जवाबन इसने भी गर्मजोशी दिखाई। अलबत्ता समीर इनसे अखड़े अखड़े अंदाज में मिला था। ना बच्चों को प्यार के, ना ही उमैर के गले लगकर मिला। बस इनसे मुसाफा किया और चलता बना। भाभी ने ज़बरदस्ती इसके बालों में हाथ फेर के इसके बालों को छेड़ दिया। इसने बाद में देखा वो रेयान और असलान से बहुत प्यार से खेल रहा था। न जाने क्या मामला इन बाल पेटों में। वो उलझ कर रहेगी। फिर रात को इसने अम्मा से पूछ लिया। बात तो कोई नहीं, पर समीर किसी की मानता नहीं, ख्वाम का बिगड़ता है। लेकिन अम्मा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से समीर ऐसा करते हैं। वो इनके बाजू दबा रही थी। इन्होंने एक नज़र से मोहब्बत से देखा, फिर मुस्कुरा दी। तेरा साथ तो किसी नसीब वाले को मिलना चाहिए था, पर क्या करें, चौड़े आसमानों पर बंदे, इसलिए तो एक नाकदरे की ज़िंदगी में आ गए। अम्मा छोड़े इस बात को। समीर जैसे हैं ठीक है, आप मुझे इनके पेचीदा रवैये के बारे में बताएं। इसने फ़ौरन अम्मा को कुछ और कहने से रोका और मोहब्बत से इनका चेहरा देखने लगी। इससे पहले कोई बात बताती समीर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला। अम्मा, ये साहब यहाँ क्या लेने आए? इसने खड़े खड़े पूछा। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये इसका भी घर है। अम्मा ने फ़ौरन कहा। ये घर ना तो इसका है और ना ही इसके बाप का। ये सिर्फ हमारा घर है, हमारा। ज़ोर ज़ोर से बोला था। अम्मा अफसोस से देखने लगी। न जाने तुम्हारे दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ। चल इधर बताओ, क्यों गुस्सा आ रहा तुम्हें? अम्मा ने इसे खींच कर अपने करीब बिठा लिया। वो चुपचाप इन दोनों को देख और सुन रही थी। क्या बताऊँ, सिर्फ इतना कहना था कि अगर वो यहाँ ना आया करे, वो यहाँ ना आया करे। ये सिर्फ समीर का घर है। इसे बुरा लगता है इसका यहाँ आना, किसी दिन धक्के देकर निकाल देगा, है ना? इन्होंने तुर्शी से इसकी बात काटी तो इसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट रेंगी।
जब सब कुछ जानती तो कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कोई माँ अपने बेटे को इस तरह कह सकती है? बेटा इसने नकूद से सर झटका। ईर्षा गौर से देखने लगी। हूँ शू मत करो, अम्मा तड़क कर बोली। अच्छा जी, अगर वो आपका बेटा तो फिर मैं कौन हूँ? अम्मा इसकी बात पे मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाई, फिर खामोश होकर इसके चेहरे के बदलते जावे देखने लगी। नफरत है मुझे इन लोगों से, ये हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? कभी एक आ जाता, कभी दूसरा, सिर्फ ये दिखाने के लिए हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम इनके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। लेकिन अम्मा आप इन्हें बता दें, समीर वो पहले वाला डरपोक और बुज़दिल नहीं है, अब ये मुँह तोड़ जवाब देने वाला बन चुका है। वो एकदम से भड़क उठा। ईर्षा तो इसके गुस्से से पहले खाइफ थी, अब मजीद डर गई। और इनका वो बाप अली मोहम्मद साहब, अपने आप को तमीज़ से नाम लो, वो तुम्हारा भी बाप है। अम्मा ने इसे फिर से टोका तो इसने सर झटक दिया। ईर्षा इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखेगी तो इसने आंखें बंद कर ली। वो आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। लबों को इसने सख्ती से भेज लिया था। ईर्षा जानती थी वो जल्दी अपना गुस्सा काबू में कर लेगा। फिर ऐसे ही वो लंबी सांस भरकर जब बोला तो सवाए लहजे के इसके चेहरे पे और कहीं भी कड़वाहट का नाम ना था। सिर्फ लहजा था जो सख्त और कड़वा था। जब मैंने इन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो इन्हें भी चाहिए कि मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने दें, मुझे बार बार तंग ना करें, क्योंकि अब मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। खून के रिश्ते कौन जुटला सकता है बेटा? कोई भाई अपने भाई से, कोई बेटा अपने बाप से इनकारी हो सकता है? नहीं हो सकता तो मुझे इससे क्या? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ना तो मेरा कोई बाप है ना भाई, मेरी सिर्फ 2 बहनें और 1 माँ, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अगर इन लोगों ने हमारा अब भी पीछा ना छोड़ा तो जान ले मैं कुछ कर गुजरूंगा। वो सख्त मुश्किल हो रहा था। इसे टक्कर लेकर इसे कायल करना आसान न था। पत्थर और ज़मीन में कोई फ़र्क न था, उल्टा अपना ही दिमाग खाली होता। ये अम्मा जानती थी इसलिए खामोश होगी। जानती थी वो अब धमकियों पर उतर आएगा, इससे कोई बैद न था, वो भी जाकर उमैर से लड़ पड़ता। पहले कई दफ़ा वो इसे बदतमीज़ी कर चुका था, हालांकि वो इससे बड़ा था। और अब अम्मा मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहती थी। चुप करके इसकी धमकियाँ, इसका गुस्सा, इसका इश्तियाल सुनती रही। वो जितना बोलना चाहता था इसे बोलने दिया, खुद खामोशी से सुनती रही। और हैरत से कभी समीर को कभी अम्मा को देख रही थी। बस कर समीर, बस कर, और कितना खून जलाएगा? तू ही है जो दिल में कीना बुग्ज रखे हुए। इन बेचारों ने गंवाया क्या तुम्हारा? वो माँ है तुम्हारी, बाप है तुम्हारा, ना भाई का अदब ना भाईन का लिहाज, अपनी तरफ से ही दुश्मनी मोल ली है। अम्मा बेचारी कैसे से समझाती? इनको तो समझाना भी नहीं आ रहा था, बल्कि पूरी ज़िंदगी वैसे समझा नहीं सकी थी। नहीं, वो मेरे कुछ लगते, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें महरूमियों में रखा, हमें फ़र्क रखा, हमें अपने जैसा ना समझा, वो मेरे कुछ भी नहीं लगते और आपके भी कुछ नहीं है। इसकी ज़ुबान जहर उगल रही थी। अम्मा ने इसके सर पर हाथ रख दिया। फिर वो तासुब से सर हिलाने लगी। न जाने तो किस पे चला गया, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी। और हाँ अम्मा, इसे कुछ और याद आ गया। इस लैंडलॉर्ड से तेरी इस बहू ने मुझसे इजाज़त लिए बगैर फ़ोन पर बात की थी। खुदा जाने इस वक्त ये मेरे हाथों से कैसे बच गया। अब इसे समझा दे, अगर अब ये मेरी हुक्मदुली करेगी तो इसकी मौत लाजिम है। इसे अच्छी तरह समझा दें। वो इसकी तरफ रुक करके इसे घूरने लगा तो सर झुका गया। अब जाने अम्मा क्या कहेंगी, नेकी गले पड़ गई। वो शर्मिंदा सी होगी। वो उठकर चला गया तो इसे सर न उठाया गया। अम्मा से भी सख्त शर्मिंदा थी। अम्मा, मुझे आसिया आंटी ने कहा तो मैं चली गई, भला मुझे क्या पता कि आप इनसे नाराज़ हैं। इसने खुद ही सफाई पेश करनी चाहिए, जबकि अम्मा इसके और करीब हुई। चल छोड़ इसकी बातों को, ये बताओ इन्होंने क्या कहा? वो तुमसे बात करके खुश थे? इन्होंने समीर का पूछा और क्या कह रहे थे? इनके पुरजोश अंदाज पर इसकी शर्मिंदगी उड़न छुई हुई हैरान किसी ने देखने लगे। ए तेरा मियाँ ही है पुट्ठे कामों वाला। चल तू मुझे ये बता, इन्होंने खुशी खुशी से सब कुछ पूछा। इसने भी इन्हें एक एक बात बता दी। आइंदा भी अगर तो अपने ससुर से बात करें तो समीर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बखेड़ा डालेगा। आखिर में इन्होंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं अम्मा, अगर समीर को ये सब बुरा लगता है तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए। अच्छा तो तुम भी अपने मियाँ की तरफ हो? अम्मा ने मसनूई खफके से घूरा। वो मेरे शौहर है अम्मा, इनकी हर बात मानना मेरा फ़र्ज़ है। इसके कहने पर अम्मा ने इसे साथ लिपटा लिया। मुझे फ़ख्र है तुम पर बेटा, काश समीर भी तुम्हारी तरह होता। अम्मा, वो अच्छे हैं लेकिन खुद को साबित नहीं करते। चल हट, बढ़िया है इसकी हमायत करने वाली। इन्होंने एक बार फिर इसे मसनूई नाराज़गी दिखाई। अम्मा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं इन्हें। इसने इनके हाथ थाम लिए। जानती तो हूँ, वो मुस्कुराई। चल अब तू जा, कहीं वो फिर से खफा ना हो जाए। वो उठ खड़ी हुई, पैलों में चप्पलें फंसाकर बाहर निकले। पीछे अम्मा सद के दिल से इन दोनों के लिए दुआ करने लगे। वरना समीर ने तो मुँह ना कुत्ते बनने होते। मैंने तो ना समझ नहीं आ रही इस बंदे की हाँ की शय। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो आंखों पर बाजू रखकर चित लेटा था। सहन में उमैर वगैरह सो रहे थे, इसीलिए वो इनकी जिन में अंदर सो रहा था। वो हमेशा ऐसा करता था, जहाँ वो बैठते वो उठ खड़ा होता, जहाँ वो खड़े होते वो जगह छोड़ देता। एक तरह से जहाँ वो होते वो वहाँ न जाता। अभी भी वो इन्हीं की जिद में अंदर सो रहा था। शुक्र था कि इतनी गर्मी न थी। मुसलसल बारिशों ने फिजा में खुनकी पैदा करती थी। पंखे बंद होने की वजह से भी अंदर अच्छी खासी खुनकी फैली हुई थी। इसने दोनों पंखे ऑन कर दिए, दरवाज़ा बंद कर अपने बिस्तर पर चली गई। आ गई? इसने बाजू हटाकर इसे देखा। जी, लाइट ऑफ कर दूँ? रहने दो। इसके कहने पर चुपचाप लेट की। कुछ देर बाद इसने खुद ही उठकर लाइट ऑफ कर दी, फिर खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं अपने जोर पर थी। वो जान सकती थी वो इस वक्त किसी गहरी सोच में था। कोई 10 मिनट के बाद वो पीछे मुड़कर देखने लगा। फिर वो खिड़की बंद करता, गहरी सांस लेता वापस आकर लेट गया। समीर, परेशान है आप? अंधेरे में इसकी मध्यम सी आवाज़ उभरी। इसने सुन तो लिया लेकिन जवाब कोई ना दिया।
वो कुछ देर जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर हौले से इसके कंधे को छुआ। सॉरी समीर, मैंने आपको परेशान किया। कसम से मैं नहीं जानती थी कि अंकल से आपके ताल्लुकात नहीं है। मैं ये सोच कर चली कि कहीं बाद में आप नाराज़ ना हो जाएंगे, तो मुझे पता ही नहीं था कि आपको ये बात बुरी लगेगी। वो सख्त शर्मिंदगी से बोली थी। वो चुपचाप इसे देखता रहा। मेरी तो कोई गलती नहीं, मुझे अम्मा ने या फिर आपने कुछ बताया तो नहीं था ना? वो फिर आहिस्ती से बोली। तभी तो तुम्हें मैंने कुछ कहा नहीं है। इसके कहने पर वो चुप सी होगी। जानती हो ईर्षा, इन लोगों से मुझे क्यों नफरत है? वो उठकर बैठ गया। कोई अपना राज खोलने लगा था, वो भी उठकर बैठ गई। मेरे बाप ने 2 शादियाँ कर रखी हैं। इसने अपनी तरफ से कोई धमाका किया था, लेकिन ईर्षा इन दोनों माँ बेटे की बातों से ये राज पहले ही जान चुकी थी, इसलिए वो इतनी हैरान न हुई। ज़ेबुन्निसा मेरे बाप की पहली बीवी है, नहायत झगड़ालू किस्म की औरत है। मेरी माँ से अब्बू ने मोहब्बत की शादी की थी। अब्बू के पहले भी 2 बच्चे थे। वो मेरी अम्मा को इसी घर ले गए जहाँ पहले इनकी एक बीवी थी। वो हौले हौले बोल रहा था। वो हर वक्त अम्मा से लड़ती झगड़ती रहती थी, अम्मा को ताने तशने देती थी। फिर अम्मा की भी 3 औलादें हो गई। इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो बमुश्किल सुन रही थी। सानिया, सना और मैं। मेरे आने से बड़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ। वो कुछ दिन बीमार पड़ गई। मेरी अम्मा को इस नाजुक हालत में मजबूरन घर का सारा काम करना पड़ता था और वो मज़े से सारा दिन सोती रहती। अम्मा मुझ पर इतनी तवज्जो न देती थी, इसलिए मैं बीमार पड़ गया। बड़ी अम्मा को दिखाने की खातिर मुझे अपने पास सुला लेती। मैं सारा सारा दिन रोता रहता, लेकिन बड़ी अम्मा को मुझ पर तरस न आता। वो मेरी माँ को अपने पास से ज़रा देर को भी न आने देती। मेरे ख्याल में तो मुझे रुलाती भी वही थी। इन्हें मज़ा आता होगा ना मेरे रोने से, आखिर सौकन की औलाद बल्कि बेटा था। हसद और जलन तो इन्हें थी ना। ईर्षा को इसकी इस दुखी बात से हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो ज़ब्त कर गई। क्या पता वो सच ही ना कह रहा, और वो फिर से इसके पथरीले चेहरे को देखने लगी। उमैर भाई मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े थे, लेकिन घर में हर बात इन्हीं की मानी जाती। वो जो वो कहते वही होता, जो मैं कहता फट से इनकार कर दिया जाता। अब की बार इसका लहजा बहुत सख्त और कड़वा सही, मगर टूटा फूटा ज़रूर था। रोज़ खाना इनकी पसंद का बनता, तमाम कपड़े इनकी पसंद के बनते। जिस खिलौने की तरफ इशारा करते वो इनका हो जाता। अक्सर इनकी नज़र मेरे खिलौनों पर ही ठहरती थी, और फिर मेरी माँ अम्मा अब्बा के डर से मुझसे वो खिलौने छीन कर इन्हें दे देती। जिस स्कूल में इनका जी चाहता वहाँ इन्हें दाखिल करा दिया जाता। मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को तरसता रह जाता, और वो मुझसे पहले ले लेते। जिस स्कूल में मैं पढ़ना चाहता था वो ज़िद करके वहाँ से मेरा दाखिला रुकवा देते। मुझे अपने साथ घसीटते रहते। रोज़ाना घर आकर अब्बू से मेरी झूठी शिकायतें करते। वो फिर अब्बू को बड़ी अम्मा भी खूब पढ़ाती थी। वह हर रोज़ अपने जूते से मेरी मरम्मत करते। मैं चीखता चिल्लाता तो अम्मा मुझे छुड़ाने को आगे बढ़ाती, साथ अब्बू इन्हें भी धर लेते। फिर मुझे कम और अम्मा को ज़्यादा मारते। एकदम से इसका लहजा रिंग गया। तुम नहीं जानती ईर्षा, इन सब ने हम पर कितना जुल्म किया। हानिया बाजी थोड़ी बहुत अच्छी थी, अब्बू से मुझे छुड़ा लेती, लेकिन बड़ी अम्मा और उमैर भाई बहुत बुरे थे। जब अब्बू मुझे मारते तो वो खुश होते, मुझ पर हंसते थे, और उमैर भाई तो बाकायदा मेरे साथ रोकर मेरी नकलें उतारते थे। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सवाई गालियों के इन्हें कुछ नहीं कह सकता था। मैं इन्हें खूब बुरा भला कहता, अम्मा को रोते हुए चुप कराता था। सानी सना न जाने मुझे बड़ी अम्मा के डर से कहाँ छुपी होती थी। बाद में जब मैं स्कूल से उमैर भाई की शिकायतें लेकर आता तो अब्बू इन्हें मारने की बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ते कि मैं झूठ बोलता हूँ, इनके बारे में कहानियाँ गढ़ता हूँ। मुझे पता था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बहुत दुख से कह रहा था। इसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई। वो थोड़ी सी देर के लिए रुका तो ईर्षा को लगा बहुत टूटा बिखरा शख्स है। बिल्कुल इसी की तरह इसने अपनी ज़िंदगी महरूमियों में गंवाई है। बिल्कुल इसी की तरह वो हमेशा टूटता रहा। यानी फ़र्क तो दोनों में ही ना था। दोनों बड़े टूटते रहते थे, बिखरते रहे थे। अगर इसने बड़ी अम्मा की जातियाँ सही थी तो इसने चच्ची से यही सब कुछ पाया था। अगर अब्बू इसे बुरा भला कहते तो इसके चचा का सलूक इसके साथ यही था। जो रवैया उमैर और हानिया किसके साथ था, वैसे रवैया चचा की औलाद का वो सहती रही थी। दोनों ने बहुत मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। दोनों ने बहुत सख्तियाँ झेली थी, बहुत ज़्यादतियाँ सही थी, बहुत जुल्म हुआ था दोनों पर। बेदर्दी, नाइंसाफ़ी, सफ़ाकी, जुल्म, सब कुछ था इनके साथ। सब कुछ हुआ था इनके साथ। दोनों में फ़र्क तो कोई ना था। फिर मुझे भी सबसे नफ़रत होती चली गई। अब्बू, उमैर, बड़ी अम्मा और हानिया बाजी, सबसे मैं नफ़रत करने लगा। मैं और उमैर भाई दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे सीनियर थे। कॉलेज में एक लड़की से इन्हें मोहब्बत होगी। वो लड़की किसी बात पर इनसे नाराज़ होगी। इसका रवैया बहुत ख़राब था। इससे ज़्यादा इसकी बातें वो उमैर से मेरी बुराइयाँ करी थी। मैंने सुना तो गुस्से से बफर गया। इसके साथ इसका कज़न भी था। मैंने देखा भाई बार बार इसने सॉरी करे, मुझसे इनकी हालत देखी ना गई, तो मैं लड़की के कज़न पर झपट पड़ा। अब की बार इसकी आंखों में जो चमक उभरी थी वो ईर्षा से छुपी न रह सकी, और फिर मैंने इसका सर फाड़ दिया। सर फाड़ दिया? इसका मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, लेकिन फिर वो एक बार फिर अफसुर्दा हो गया। भाई ने घर आकर मुझे खुद भी मारा और अब्बू से भी पिटाई कराई। इसने लंबी सी सांस ली और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। पानी है? जी। वो जल्दी साइड टेबल पर हाथ मार कर ग्लास उठाने लगी कि ग्लास नीचे गिर कर किचची किचची हो गया। वो हंस दिया। अब अगर ये आवाज़ बाहर गई तो भाई समझे कि मैं इनका गुस्सा ग्लासों पर निकाल रहा हूँ। इसने उठकर लाइट ऑन किया और दूसरा ग्लास तलाश करके पानी पीने लगा। वो चुपचाप इसे देखे गई। इसने पानी का ग्लास भरकर इसको भी पकड़ा दिया। फिर पता क्या हुआ, इन्होंने इस लड़की से शादी की हामी भर ली। अब की बार मैंने इस शादी के खिलाफ खूब शोर किया, क्योंकि वो लड़की मुझसे 2-3 बार बदतमीज़ी कर चुकी थी। मैं इस कॉलेज से ही निकल गया, शादी की तारीख रख दी गई, और मैंने तब फैसला किया कि इस घर में हम नहीं रह सकते। वहाँ हमारे लिए बिल्कुल भी जगह न थी, ना तो घर में और ना ही अब्बू के दिल में। अब्बू और उमैर भाई से मेरी बात ना होने के बराबर रहेगी। फिर मैंने लड़ झगड़ कर ये घर ले लिया। हम यहाँ तो चले, लेकिन इन लोगों ने हमारा पीछा न छोड़ा। वो फिर से लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर बैठ चुका था। अम्मा और बहनें न जाने किस मिट्टी की बनी हुई इन्हें देखकर यूँ घुल जाती हैं जैसे वो इनके बहुत सगे हों। खैर, मैंने इनको इनसे ताल्लुकात रखने से नहीं रोका, लेकिन मैंने खुद इनसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ लिया। मैं ना उमैर भाई की शादी पर गया तो ना ही हानिया भाजी की रुखसती पर। वो अपने सर के नीचे दायां हाथ रखकर सीधा लेट गया। वो इसी तरह बैठी हुई थी, इसे देखती रही, फिर एकदम से होले से बोली,
नफ़रतों से कुछ हासिल नहीं होता समीर। शदीद नफ़रतें बंदे को चाट लेती हैं, दिल में कदूरते और सोचों में इख्तलाफात आ जाए तो बंदा अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता। तन और मन इसी वक्त छल नहीं होता जब मोहब्बतों की जगह नफ़रतों को हासिल हो जाती है। जब कुर्बतों की बजाय कदूरते दिल में समा जाए ना, तो अपनी जान का दुश्मन बनने में 2 पल भी नहीं लगते। सारा घाटा अपना ही होता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। नफ़रत, शदीद तरीन नफ़रत, ये तीनों मुकाम ही सख्त से सख्त होते हैं। इन मुकामात तक पहुँचने वाला बंदा किसी का नहीं, अपना जानी दुश्मन होता है। बहुत हल्की आवाज़ में इससे मुखातिब थी। नफ़रत बंदे को पहले सिर्फ गिरफ्त में रखती है, शदीद नफ़रत अंदर ही अंदर जकड़ लेती है और समझ नहीं आने देती। और शदीद तरीन नफ़रत ना सिर्फ गिरफ्त मजबूत करके अंदर को जकड़ती है, बल्कि अपने तमाम पंजों को अंदर तक गाड़ कर पूरे वजूद को काबू में कर लेती है। और जब पूरा वजूद ही नफ़रतों की जद में हो तो फिर जीने का कोई जवाज़ ही नहीं है होता। जब मोहब्बत का कोई हल्का सा झोंका भी अंदर न जा सके तो वजूद में गड़े पंजे पूरे वजूद को चीर फाड़ कर रख देते हैं। फिर खून ही खून होता है, मोहब्बतों का खून, नफ़रतों का खून। तभी तो कहते हैं कि एक पल की भी मोहब्बत भी मुर्दा दिल को जगाने का सबब बन सकती है। इसलिए इंसान को चाहिए वो इस एक पल की आस ज़रूर रखे। क्या पता मुर्दा को इसी एक पल का इंतज़ार हो। लेकिन मेरा दिल मुर्दा नहीं है, वो जल्दी से बोला। मुझे इन सबसे सिर्फ नफ़रत थी, वो भी शायद मैं इनसे नफ़रत करने के लिए दिल को खुद आमादा करता था। वरना मेरे दिल ने इस ऊपरी नफ़रत को हमेशा झुठलाया था। मैं जितना चाहता कि इसने नफ़रत शदीद हो, मेरा दिल इतना ही बगावत करता। तभी तो वो नफ़रत शदीद और शदीद तरीन नफ़रत में नहीं बदली। लेकिन मैं ये चाहता ज़रूर हूँ कि मेरा दिल, मेरा वजूद सब इन लोगों से नफ़रत करें। लेकिन वो हल्का सा आंसर। अम्मा सही कहती हैं, अपनों से जितनी नफ़रत करो वो असल नफ़रत नहीं होती, ज़ाहिरी नफ़रत बस एक रूप होती है। तो क्या आप मेरे लिए बात गलत है और सरासर गलत है। मेरे दिल को चाहे ना सही, लेकिन मुझे अपने बाप और इनके अहले खाना की कोई चाह नहीं। बहरहाल जो भी है जाने तो तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इनके नाज नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शापर हिलन की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको नहीं कहा, शापर इसने नहीं कहा, हीरो ने। किधर गया? ये लोग सिर्फ मतलब ही है, मतलब निकालने ने खूब आता है। इनके नाज नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग सिर्फ मतलब ही है, मतलब निकालने ने खूब आता है। तुम इनसे ज़रा दूर ही रहना। इसने साफ लफ्ज़ों में से तनबीह की थी। वो क्या जवाब देती? सिर्फ जी कहा और दराज होगी। कुछ देर बाद इसे अपने ऊपर समीर का बाजू नजर आया। वो इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। ना कोई मीठी सरगोशी, ना खूबसूरत लहजा, ना कोई शौक जुमला, ना कोई प्यारा लफ्ज़, सिर्फ हक व फ़र्ज़, ज़रूरत और बस। मतलब ये मतलब परस्त लोग कैसे होते हैं समीर, तुम क्या जानो, तुम तो खुद ही इस लिस्ट का अहम हिस्सा हो। इसने अपना चेहरा इसके चौड़े सीने में दबाया, मोहब्बत से नहीं खौफ से, क्योंकि वो इसके वहशियाना सलूक से वाकिफ़ थी। उमर भाई 2 दिन रहने के बाद वापस चले गए। सानी की प्रेगनेंसी करीब थी। इसकी सास ने रोज़ बीमार रहती थी, इसलिए आसिम सानी के शौहर ने फ़ोन करके अम्मा को कुछ दिनों के लिए बुला लिया और अम्मा ने हमेशा की तरह दोनों की खूब ताकीद की थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल का फर्स्ट पार्ट? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। जी, पहला कमेंट है मास खान, वेलकम। सारा रियाज, अफेक्टिव नावल। ब्लड रेशन भी कैसे धोखेबाज होते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन। ताहा दिल, सो क्यूट, हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी, थैंक यू। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल है, मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक, वैसे आपने मेरा ख्याल है और अपनी बर्थडे की मुबारकबाद दी है, सही हो तो मेरे कुछ भी नहीं हुआ ऐसी। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। सेकंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सलार ने मीरब की बातें सुन ली, तब भी वो से अपने भाई का कातिल कहता था। आहो, और बेचारी मीरब वो तो बेकसूर थी। दादा जान सबसे अच्छे थे। दादी जरा सी कैसे उसे बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन सलार तो उसका बिहेवियर रहा उसके साथ। फिर तब मीरब ना जाने की बात की तो दादाजी की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी। आओ दादाजी तो हस्पतालों हार्ट अटैक का चक्कर लगा के आ गए सी, बस हार्ट अटैक के कोला छू के गुजर आए सी। या आहा यार, कमेंट कितने गया मेरा। तब भी सलार ने उसे गलत समझा, फिर सलार पर अटैक हो गया। तब मीरब ने उसका कितना ख्याल रखा था। फिर सलार का दोस्त ने रिश्ता भेज दिया। तब सलार ने मीरब को बातें सुनाई। ये मेहरान ने किडनैप कर लिया मीरब को, वहाँ से ज़मीना ने हेल्प की। ये मेहरान तो कुछ ज़्यादा ही लानती इंसान था। वैसे बेचारी मीरब ने ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहा था, तो होर की लानती तो नाल नाल चवल भी राज के सी। लेकिन सलार आ गया वहाँ। सलार ने काम अच्छा किया कि उसने मीरब की डायरी पढ़ ली। आहो, ज़िंदगी च पहला तो काम चंगा किया सी उन्हें, सलार साहब ने। लेकिन वो पहले कह चुका है कि शादी के लिए बेचारी मीरब के साथ सारे नावल में जितना बुरा हुआ एंड पे उसके साथ अच्छा हो गया। सलार ने भी माफ़ी मांग ली और वो एक साथ खुश थे। ते होर कि जे ना हा तो माफ़ी मांगता तो फिर छित्तर ही वजने से सलार ने भी एंड थे। ओवरऑल नावल बहुत इंटरेस्टिंग था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। लवली स्टोरी, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दें। यार जो आपकी रिक्वेस्ट थी ना वो बहुत लंबी थी,
تو میں نے کہا انشاءاللہ پوری کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی بہت لمبا ناول میں نے شروع نہیں کرنا کیونکہ میں نے فیڈ اپ ہو جانا ہے۔ خدیجہ نصیب حیدر، ویری نائس فلاور، ریان وعلیکم السلام، نائس۔ میں نے آپ سے اقرا صغیر کے ناول خوشبو کے دیس میں ناول اپلوڈ کریں۔ یار میں نے آپ کو بھی کہا تھا آپ کا ناول لانگ ہے، تو اس کو بھی پڑھیں گے لیکن ابھی نہیں، تھوڑے ٹائم بعد۔ راجہ رافع، ویری گڈ ناول۔ عبداللہ ایم، زبردست، نائس ناول۔ ہدا شفیق، awesome ناول۔ مبشرہ کاشف، ویری نائس۔ شیلو، سچ اے رومانٹک ناول، ہیپی برتھ ڈے ٹو یور نیفیو۔ نیفیو نہیں، میری نیز ہے، تھینک یو ویری مچ۔ آئی لو سلار میرا اسپیئر، اچھا جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹس بھی اختتام کو پہنچے، ویڈیو بھی اختتام کو پہنچی، ناول اختتام نو نہیں پہنچے اور کل پہنچے گا، تو مینوں نیند بھی آ گئی، بڑی نیند بھی میری اختتام نو دے کول کراس کرن لگی ہے، لیکن ابھی میں نے کپڑے پریس کرنے ہیں، پھر کتے جا کے مینوں سونا نصیب ہونا ہے، وہ بھی اگر میرا ادھر ادھر دھیان نہ گیا، تو اس وجہ سے ایسے ہے کہ مینوں اجازت دیو، میں چلنی ہاں، میں آپ تک ویڈیو پہنچاؤں تے میں جاؤں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔